नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 1, जिसमें कि आपको पढ़ने के लिए दिया गया है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। हम लोगों ने ये देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है टू डेवलप अ रिलायबल सॉफ्टवेयर, टू डेवलप एन इफिशिएंट सॉफ्टवेयर। तो रिलायबल एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ कि जो बजट दिया गया हो उस बजट के अनुरूप हो सके, जितने टाइम में क्लाइंट ने कहा हो उतने टाइम में वो सॉफ्टवेयर बन सके, जो जो रिक्वायरमेंट हो क्लाइंट की वो सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रिंसिपल को फॉलो करता है। हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉडल्स हो सकते हैं जिसको कि आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में। आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या आवश्यकता है। हमें यदि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, हमें यदि कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जिस प्रकार से हम प्रोग्राम बनाते हैं इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। कि हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, हमने सीधे उसके लिए प्रोग्राम लिखना शुरू किया, फिर सारे प्रोग्राम को हमने इंटीग्रेट करके सॉफ्टवेयर बनाया। ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो फिर हमें ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को फॉलो करने की क्या जरूरत है कि हम पहले जो है फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ये प्रोसेस की जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट कई बार रिपीटेटिवली 4 मार्क्स में पूछा गया है, दैट इज नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस लाइव क्लास में। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है स्टूडेंट, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, तो जनरली यदि हम बात करें तो जनरली क्या होते हैं, हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। अब अलग अलग मॉडल में अलग अलग स्टेप हो सकता है, वो जब हम उस मॉडल को डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। जनरली क्या होता है, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, कोडिंग करते हैं, देन टेस्टिंग करते हैं, फिर जाकर के जो सॉफ्टवेयर बना उसको हम डिप्लॉय करते हैं, इंस्टॉल करते हैं क्लाइंट के सॉफ्टवेयर, क्लाइंट के सिस्टम में। और जब तक सॉफ्टवेयर रहता है मार्केट में तब तक उसको मेंटेन करते रहते हैं। तो हमें इस प्रोसेस की आवश्यकता क्यों है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल की आवश्यकता क्यों है, ये हम लोग स्टूडेंट जानने वाले हैं नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पिछले क्लास का नोट्स बना लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं बनाया है, आपको मैंने बोला है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए लगभग आपको जो है 60-70 पेज का नोट्स ले लेना है। और जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है सिलसिलेवार तरीके से स्टूडेंट उसको अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते चलना है। हैंड रिटन नोट्स इसलिए बनाना है क्योंकि ये जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये कोर सब्जेक्ट है। ये आपको केवल सेमेस्टर में ही नहीं, सेमेस्टर के बाद आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठिएगा, किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर साइंस के, तो वहां पे क्वेश्चन आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मिलेगा। इसलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो सभी बच्चे जो इस कोर्स को फिफ्थ सेमेस्टर में डेमो के तौर पे देख रहे हैं ना, फिफ्थ सेमेस्टर सीएससी में 6 सेमेस्टर का डेमो ऐड किया गया था। और जो बच्चे इस क्लास को किसी भी तरीके से फ्री देख रहे हैं बालक, ये 6th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का लास्ट फ्री क्लास है। इसके बाद जितने भी क्लासेस होंगी वो केवल और केवल 6 सेमेस्टर सीएससी के कोर्स में पेड लाइव क्लासेस होंगी। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक 6 सेमेस्टर सीएससी के कोर्स में इनरोलमेंट नहीं किया है वो शीघ्र अतिशीघ्र इनरोल कर लेंगे। डिस्काउंट के लिए अभी कूपन कोड चल रहा है हैप्पी न्यू ईयर का। तो जैसे ही आप 6 सेमेस्टर सीएससी के कोर्स पे जाएंगे वहां पे आपको कूपन कोड ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, जो कि आपके प्राइस को काफी ज्यादा डिस्काउंट कर देगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे शीघ्र अतिशीघ्र इनरोल हो जाइए, अदरवाइज आगे जाकर के आपको समस्या होगी जब आपका टॉपिक छूट जाएगा तो। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। साथ ही साथ आप सभी बच्चों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, है ना। आज जो है 31 दिसंबर है, कल से जो है 2026 शुरू होने वाला है। तो आप सभी को आगामी वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड टू डेवलप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इन अ सिस्टमैटिक, एफिशिएंट एंड कंट्रोल्ड मैनर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता क्यों है?
तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता है ताकि हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें सिस्टमैटिक मैनर में, एफिशिएंट मैनर में और साथ ही साथ कंट्रोल्ड मैनर में। इट प्रोवाइड्स प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टूल्स। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल का यूज करते हैं, चाहे हम क्लासिकल वाटरफॉल का यूज करें या हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का यूज करें, जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो ये मॉडल्स हमें वो प्रिंसिपल बताते हैं, वो मेथड बताते हैं और टूल्स की कौन कौन से टूल्स का यूज करके टू मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना कोई इजी टास्क नहीं है, ये प्रोग्राम लिखने जितना आसान नहीं है, इसमें हमें कई सारी चीजें करनी होती है। यदि हम एक सॉफ्टवेयर की बात करें, आप बताइए एक सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, तो आप लोग सिंपल बोलिएगा कि सर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो तो केवल कोडिंग का पार्ट हो गया ना। एक सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। डॉक्यूमेंटेशन होता है कि नहीं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर लीजिए, आप एंड्रॉयड स्टूडियो की बात कीजिए या आप वीएस कोड की बात कीजिए, प्रत्येक सॉफ्टवेयर का अपना डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, जिसमें कि ये मेंशन होता है कि आप उस सॉफ्टवेयर का यूज कैसे कर सकते हैं और भी कई सारी चीजें। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करके। एंड इंश्योर्स दैट, और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करता है दैट द फाइनल प्रोडक्ट, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट्स। जो भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो जो हमें फाइनल सॉफ्टवेयर मिलेगा, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, वो यूजर के रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। यूजर का जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था, उसको फुलफिल करेगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टाइम कॉस्ट कांस्टेंट, क्वालिटी के साथ और जितने बजट में और जितने टाइम में हमें बनाने के लिए कहा गया था, उतने टाइम और उतने बजट में ये सॉफ्टवेयर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो इन सभी कारणों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, 4 मार्क्स में पूछा गया है 2 बार लगातार। नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या आवश्यकता है। तो ये छोटा सा आप पहले 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है एक सिस्टमैटिक, एफिशिएंट एंड कंट्रोल्ड मैनर में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम बात करें यदि नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, यदि आपसे परीक्षा में नीड पूछा जाए या आपसे इंपॉर्टेंस पूछा जाए, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो भी आप यही बात लिख सकते हैं, है ना, क्या आवश्यकता है या क्यों महत्वपूर्ण है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बात समझ में आया। तो ये क्या करता है सर, सबसे पहली बात, ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो ये क्या करता है ना, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। हमारे पास एक बड़ा सा प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल कहता है ठीक है भाई, सबसे पहले तुम क्या करो, रिक्वायरमेंट को पता करो, फिर क्या करो, उसको एनालाइज करो, फिर सारे डॉक्यूमेंट तैयार करो, फिर क्या करो, डिजाइनिंग करो। मतलब एक बड़ा सा हमारे पास प्रॉब्लम था, इसके कॉम्प्लेक्सिटी को इसने कम कर दिया। कैसे, तो प्रॉब्लम, इसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके, तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। दूसरा, सॉफ्टवेयर के कॉस्ट को भी ये मिनिमाइज करता है, डेवलपमेंट कॉस्ट को, है ना। अब यदि मान लिया जाए हम बिना किसी टूल, बिना किसी मेथड का यूज करके सीधे सॉफ्टवेयर डेवलप करने लग गए और बाद में पता चला नहीं नहीं ये तो क्लाइंट इम्प्रैक्टिकल चीज बोल दिया, ये तो गलत हो गया, तो फिर उतना टाइम बर्बाद हो गया, मैन पावर बर्बाद हो गया, तो कॉस्ट तो ऑब्वियसली बर्बाद होगा ही होगा, है ना। अब जैसे एक पुल की बात कर लीजिए, जब भी कोई पुल बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाया जाता है, तो पहले उसका प्लान किया जाता है ना, पेपर पे, या आज के डेट में कैड सॉफ्टवेयर आ गया है तो उस पे, कि पता चला पुल बनाना शुरू कर दिया, फिर पता चला नहीं 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 ये वाला बीम तो यहां नहीं देना था, ये गलत हो गया, इसको तोड़ो अब। तो वैसे में तो कॉस्ट भैया आपका जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स, है ना। हम बिग प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हैंडल कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इसकी सहायता से। जैसे यदि आपको छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना है, कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिवनेस, ताकि हमारा इफेक्टिव सॉफ्टवेयर बन सके, रिलायबल सॉफ्टवेयर बन सके, समय हमारा कम लगे, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। तो आइए इन सभी के बारे में एक दो छोटे छोटे पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी की। रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी,
जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने में जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको कम करता है। कैसे? तो बिग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू डेवलप एंड मैनेज। ऑब्वियस सी बात है, यदि हमारे पास कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसको डेवलप करना, उसको मैनेज करना कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। एज द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंक्रीजेज, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का साइज इंक्रीज होते जाता है, हैंडलिंग ऑल टास्क टुगेदर बिकम्स चैलेंजिंग। तो सभी काम को एक साथ करना चैलेंज हो जाता है ना? जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का साइज बढ़ते जाता है, क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट को बढ़ाते जाएगा। वो पहले बोल रहा था केवल हमें लाइव क्लास करना है, अब बोला नहीं नहीं, वो लाइव क्लास रिकॉर्ड होके भी रहना चाहिए। फिर बोला हमें पीडीएफ भी अपलोड करना है। फिर बोला हमें टेस्ट सीरीज भी चाहिए। फिर बोल रहा है यूट्यूब का भी लाइव क्लास लग सके। फिर बोल रहा है थंबनेल भी ऐड करना है। तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, और जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। हम सारे काम को एक साथ नहीं कर सकते हैं, है ना? एक सिंपल सा यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे आप जो है कंटेंट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, है ना, ये क्वांटिटी है, यानी सॉफ्टवेयर का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी भी स्टूडेंट बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब यदि हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी बाय डिवाइडिंग अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल मॉड्यूल्स। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है कि सर सॉफ्टवेयर का साइज बड़ा हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है, और इन मॉड्यूल्स को हम इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और बाद में इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस करता है, तो प्रॉब्लम को स्मॉलर, है ना, छोटे छोटे मैनेजेबल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है जिसको मैनेज किया जा सके। अब देखिए, ईच मॉड्यूल इज डेवलप्ड, प्रत्येक मॉड्यूल जो होता है, प्रत्येक मॉड्यूल बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, प्रत्येक मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली डेवलप हो सकता है, टेस्ट किया जा सकता है एंड मेंटेन भी किया जा सकता है। मतलब आपके पास एक प्रॉब्लम था और आपने इस प्रॉब्लम को क्या किया, आपने इस बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट, अब आप ये सब प्रॉब्लम को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सकते हो। इसको डेवलप कर लिया, इसको डेवलप कर लिया, इसको डेवलप कर लिया। तो जो भी टीम इस मॉड्यूल पे काम कर रही है उसको बस इतना का ही हेडेक है, उसको बाकी सबका हेडेक नहीं है। जो भी टीम इस पे काम कर रही है उसको केवल इतना का हेडेक है, बाकी सबका हेडेक नहीं है ना? जैसे हमारा टेक्निकल क्लासेस क्या है, टेक्निकल क्लासेस की एक टीम है। अब यहाँ पे क्या है, सबका काम बटा हुआ है। अब जैसे हम है तो मुझे केवल क्लास लेने से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है ना? कि कब क्या हो रहा है, कौन स्टूडेंट इनरोल किया नहीं किया, क्या हुआ, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। जो टाइम है उस टाइम पे क्लास लेना है। अब जो हमारी मैनेजमेंट की टीम है उसका काम क्या है, उनका काम क्लास लेने से नहीं है, उनका काम है सारा क्लास प्रॉपर तरीके से चले, है ना? तो सबका अपना अपना काम हो गया। इसी प्रकार से स्टूडेंट जितने भी मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड किया सबका अपना अपना काम हो गया। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि जितने भी सारे मॉड्यूल्स डेवलप हुए सबको इंटीग्रेट जब करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो ये एक तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, उन सारे सब प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली डेवलप करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है। So this divide and conquer approach makes the system easier to understand, develop, debug and modify. तो ये जो डिवाइड एंड कनकर अप्रोच है स्टूडेंट, ये हमें क्या करता है, इजियर बनाता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर है उसको आसानी से समझ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, डीबगिंग यानी किसी प्रकार की समस्या आई, एरर आया तो उसको दूर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका स्टूडेंट सबसे पहला, डेट इज रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमारे पास क्या है, टू मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। सॉफ्टवेयर में खर्च होने वाले रुपए को कम करने के लिए, है ना, सॉफ्टवेयर को जब डेवलप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए
हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायर्स स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है। अब सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप 4 मजदूर लेकर के आइएगा, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए होंगे और हाईली स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए होंगे जो कि आपके उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। समय लगता है, ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे में सॉफ्टवेयर बन जाएगा, टाइम लगता है। बड़ा प्रोजेक्ट है तो 5-6 महीने भी लग सकते हैं। एंड रिसोर्सेस, और साथ ही साथ कई सारे रिसोर्सेस भी लगते हैं। मैन पावर लगता है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, कई सारी चीजें, विच इंक्रीजेज ओवरऑल कॉस्ट, जो कि ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज करता है। क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सैलरी दी जा रही है उसको भी काउंट किया जाएगा, जो टाइम लगा उसको भी काउंट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉस्ट लगा, जो रिसोर्सेज पे कॉस्ट लगा, उसको भी काउंट किया जाएगा। तो ये सब मिलकर के सॉफ्टवेयर का कॉस्ट काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। पुअर प्लानिंग एंड अननेसेसरी वर्क फर्दर इंक्रीजेज एक्सपेंसेस। और यदि आप इसकी प्लानिंग सही तरीके से नहीं करते हैं तो ये आपके एक्सपेंसेस को और बढ़ा देती है, ये आपके खर्च को और बढ़ा देती है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन प्रॉपर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये प्रॉपर रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे, प्रॉपर रिक्वायरमेंट प्लानिंग पे क्या करता है, बेस्ड है। आप देखिएगा कि यहां पे हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ये कहता है कि भाई तुम दोनों पहले तय कर लो, जो क्लाइंट है जिसको सॉफ्टवेयर बनाना है और जो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली है, भैया दोनों 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 5 मीटिंग करके ये तय कर लो कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए, ताकि बाद में यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो, बाद में किसी प्रकार का विवाद हो, तो तुम दोनों इस डॉक्यूमेंट को देख सको। तो जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट के, है ना, रिक्वायरमेंट पे ये फोकस करता है। क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजाइन बिफोर कोडिंग स्टार्ट। ऐसा नहीं कि सीधे कोडिंग स्टार्ट कर दिया, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, बैठो बैठो सॉफ्टवेयर बना देते हैं, ऐसे नहीं होता है ना। यदि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है भाई, पहले आप अपने रिक्वायरमेंट को बताइए। तो जो आपका रिक्वायरमेंट है आपने बताया, तो अब हम उसको एनालाइज करेंगे कि उसको डेवलप किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। क्या मेरे पास वो मैन पावर है, क्या मेरे पास वो रिसोर्सेस है, और यदि मेरे पास वो रिसोर्सेस नहीं है तो यदि हम खरीद के लाएंगे तो क्या उतना बजट है आपका, इस हिसाब से एनालाइज किया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि ठीक है ये रिक्वायरमेंट को डेवलप किया जा सकता है, तो चलो एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, दोनों उस पर साइन कर लेंगे, है ना। जब हमने डॉक्यूमेंट बना लिया तो अब उसके हिसाब से हम सॉफ्टवेयर की डिजाइन करते हैं और देन उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस है ये ओवरऑल कॉस्ट को आपका क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्योंकि पता चला आपने सीधे कोडिंग स्टार्ट कर दिया, बाद में पता चला ये रिक्वायरमेंट तो गलत है भाई, तो वहां पे आपका समय बर्बाद हुआ, जो आपने सैलरी दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वो बर्बाद हुआ, तो ओवरऑल कॉस्ट वहां पे आपका ज्यादा आएगा। जबकि यदि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अननेसेसरी फीचर्स, है ना। अगर मान लिया जाए कोई अननेसेसरी फीचर है जिसका कोई काम ही नहीं है, एंड रीवर्क आर अवॉइडेड। रीवर्क का मतलब वो क्या हो गया कि एक ही काम को हम दोबारा कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा जो है कॉस्ट जाएगा। तो अननेसेसरी फीचर्स एंड रीवर्क आर अवॉइडेड, इसको अवॉइड किया जाता है एज अ रिजल्ट, और इसी कारण से डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड। जो डेवलपमेंट का कॉस्ट आता है, जो मेंटेनेंस का कॉस्ट आता है, जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है, ये मिनिमाइज हो जाता है, ये कम हो जाता है एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विदाउट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। यदि हम उसको ऐसे सॉफ्टवेयर से कंपेयर करें जो कि बिना किसी प्रिंसिपल का यूज किए हुए, बिना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल का यूज किए हुए डेवलप किया गया है। तो क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया कि यदि सर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, कॉस्ट को मिनिमाइज कर देता है, ये क्या करता है, कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से स्टूडेंट आपको देखना है इसके बाद
तीसरा है हमारे पास टू डिक्रीज डेवलपमेंट टाइम, कॉस्ट को तो रिड्यूस करता ही करता है, साथ ही साथ टाइम को रिड्यूस करने के लिए, है ना, जो डेवलपमेंट टाइम है यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो समय लग रहा है उस समय को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, इफ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड विदाउट अ प्रॉपर प्लान, यदि हम सॉफ्टवेयर को बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के डेवलप करते हैं, किसी ने बताया सॉफ्टवेयर चाहिए, हमने डायरेक्ट डेवलप करना शुरू कर दिया, तो अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड इन रिपीटेड कोडिंग, तो हमारा बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है एक ही कोड को बार बार लिखने में, रिपीटेड कोडिंग में, करेक्शंस में, जो समस्या है उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, बार बार मॉडिफाई कर रहे हैं, क्लाइंट कभी कुछ चेंज कर दे रहा है, कभी कुछ चेंज कर दे रहा है। तो लार्ज प्रोजेक्ट्स में रिक्वायर सेवरल इटरेशंस टू अचीव वर्किंग सॉल्यूशन, और ये हम लोग देखेंगे इटरेटिव मॉडल में कि यदि कोई लार्ज प्रोजेक्ट है तो हम उसको वन गो में नहीं बना सकते हैं, उसको बनाने में कई सारे इटरेशंस लगते हैं। मतलब क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट बताया, हमने डॉक्यूमेंट बनाया, हमने उसके बाद क्या किया, डिजाइन किया, कोडिंग किया, टेस्टिंग किया और क्लाइंट को दे दिया। अब क्लाइंट ने देखा, उसने बोला अच्छा ये तो ठीक है, ये वाला चेंज करना है, ये नया ऐड करना है, तो फिर से हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया, फिर हमने जो है डॉक्यूमेंट बनाया, डिजाइन किया। मतलब ये जो है आप कह सकते हैं एक इटरेटिव प्रोसेस मॉडल में चलता है, जो कि हम लोग देखेंगे। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको कंप्लीट होने में सेवरल इटरेशंस की आवश्यकता पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉलोज अ सिस्टमैटिक डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा कि हम जानते हैं एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करता है, विच रिड्यूसेस रीवर्क एंड कंफ्यूजन, जो कि रीवर्क यानी रेपिटेटिव टास्क को साथ ही साथ कंफ्यूजन को दूर करता है, प्रॉपर शेड्यूलिंग, प्रॉपरली शेड्यूल करता है कौन सा काम कब करना है, एंड टास्क एलोकेशन एंड स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम। और इसी कारण से जब आप प्रॉपरली टास्क को शेड्यूल कर रहे हैं, कौन सा काम कब करना है, प्रॉपरली टास्क को एलोकेट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, आपका टाइम ओवरऑल रिड्यूस होगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है ना, प्रोजेक्ट को डेवलप करने का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रोजेक्ट को डेवलप करने में जो कॉस्ट लगता है उसको रिड्यूस करता है, प्रोजेक्ट को डेवलप करने में जो टाइम लगता है ओवरऑल उसको ये रिड्यूस करता है। ठीक है, और क्या इसके नीड्स है, तो नेक्स्ट है क्या, हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अभी हमने देखा लार्ज प्रोजेक्ट है तो सर यदि हम प्रॉपर सही तरीके से प्लानिंग नहीं करेंगे तो कॉस्ट एंड टाइम काफी ज्यादा लगेगा। तो बड़े प्रोजेक्ट में तो भैया हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करना ही करना है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इसको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करके इसके कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। तो large software projects cannot be completed in a short time and require careful, ध्यान से देखिएगा, and required careful planning, coordination and management। यदि हम लोग बात करें एक बड़े प्रोजेक्ट की, एक लार्ज प्रोजेक्ट की, तो लार्ज सॉफ्टवेयर जो है ये शॉर्ट टाइम में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि एक दिन में बन जाएगा, 2 दिन में बन जाएगा। बड़ा प्रोजेक्ट है तो 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो यहां पे बिल्कुल हमें केयरफुल प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है, केयरफुल कोऑर्डिनेशन की, कि सारे टास्क को कैसे हम कोऑर्डिनेट करें, है ना, और साथ ही साथ मैनेजमेंट की। सच प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व मल्टीपल टीम्स, और ऐसे प्रोजेक्ट में मल्टीपल टीम्स होते हैं जो कि अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम कर रहे होते हैं। लॉन्ग डेवलपमेंट पीरियड्स, डेवलप करने में ज्यादा टाइम लगता है, एंड कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, और जो भी मॉड्यूल कोड किया जा रहा है उसको फिर टेस्टिंग किया जा रहा है, उसका मेंटेनेंस किया जा रहा है। तो एक जो लार्ज प्रोजेक्ट है सर, एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, ये सेवरल इटरेशंस में जो है हमारा कंप्लीट होता है। इसमें केयरफुल प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, मल्टीपल टीम्स होते हैं, साइमल्टेनियसली स्टूडेंट कई सारे जो है कंटिन्यूअसली टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस भी हो रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, हम लोगों को पढ़ना है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आप लोग को एक यूनिट दिया गया है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन टेक्निक्स की सहायता से डेवलपमेंट मॉडल्स हमें प्रोवाइड करता है और टेस्टिंग स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है, दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल बिग प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली एंड सक्सेसफुली।
तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल की यदि हम बात करें तो ये हमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक प्रोवाइड करता है। ये हमें सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है। कई सारे टेस्टिंग है, अल्फा टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग है, हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है ना। तो कई सारे हमारे पास ये सारे टेक्निक्स है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तो हम बड़े प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली एंड सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिग प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, रिलायबल सॉफ्टवेयर। अब देखिए रिलायबिलिटी का मतलब क्या है। रिलायबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। रिलायबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए। तो रिलायबल का मतलब क्या है, तो डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर, ध्यान से सुनिएगा, डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आपने क्लाइंट को डिलीवर किया, शुड फंक्शन करेक्टली फॉर इट्स इंटेंडेड टाइम पीरियड एंड अंडर एक्सपेक्टेड कंडीशंस। आपने क्लाइंट को जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया, तो आपने जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए, जितने टाइम ड्यूरेशन तक का उसको बोला था, उतने टाइम ड्यूरेशन तक आपने बोला 10 साल तक कोई समस्या नहीं है, हम मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उस 10 साल तक वो सॉफ्टवेयर सही से काम करना चाहिए। साथ ही साथ आप स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको मेंटेन करते रहेंगे, जो एक्सपेक्टेड कंडीशन होगा उस तक वो काम करना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलायबल सॉफ्टवेयर। यानी सिंपल सी बात है कि सॉफ्टवेयर से जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल होना चाहिए। हमने किसी को सॉफ्टवेयर बना के दिया और हमने बोला कि भाई 10 साल तक हम क्या करेंगे, इसका मेंटेनेंस करेंगे, तो वो मेंटेनेंस हम उसको करेंगे, एक्सपेक्टेड कंडीशन में वो काम करना चाहिए, है ना, जो क्लाइंट ने एक्सपेक्ट किया था, जो उससे रिक्वायरमेंट था वो सारा रिक्वायरमेंट उसमें फुलफिल होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं रिलायबल सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम्फेसाइजेज टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड मेंटेनेंस। अब देखिए वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो कि आगे हम देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल जो है, ये स्टूडेंट हमें टेस्टिंग प्रोवाइड करता है, वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है, वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ हमें मेंटेनेंस का फेज भी प्रोवाइड करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक रिलायबल सॉफ्टवेयर इसकी सहायता से बना सकते हैं। और मेंटेनेंस फेज की हम बात करें तो जब तक सॉफ्टवेयर मार्केट में रहेगा हम क्या करते रहेंगे, उसको मेंटेन करते रहेंगे। बग्स एंड एरर्स आर डिटेक्टेड एंड करेक्टेड एट अर्ली स्टेज। यदि सॉफ्टवेयर में कोई बग है, कोई एरर है, तो उसको स्टार्टिंग के स्टेज में ही क्या कर लिया जाता है, उसको देख लिया जाता है। इंश्योरिंग सिक्योर, स्टेबल एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर, जो कि ये हमें सुनिश्चित कराता है कि भैया हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सिक्योर होगा, स्टेबल होगा और रिलायबल होगा। क्लाइंट को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं तो ये हमें एक रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, इफेक्टिवनेस, है ना। इफेक्टिवनेस यानी कि सॉफ्टवेयर इफेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल की आवश्यकता है। ठीक है, सो इफेक्टिवनेस रेफर्स टू हाउ वेल सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड टास्क अकॉर्डिंग टू डिफाइंड स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर का जो डिफाइंड स्टैंडर्ड्स है और जो रिक्वायरमेंट है, जो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट, जो सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया था स्टार्टिंग में, क्या उसके अनुसार, क्या उसके अकॉर्डिंग आपका जो सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा है, ये बताता है इफेक्टिवनेस। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉलोज स्टैंडर्डाइज्ड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एंड क्वालिटी गाइडलाइंस। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल आपका स्टैंडर्डाइज्ड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फिजिबिलिटी स्टडी ही करेंगे, है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, फिर जाकर के हम एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तब जाकर के हम क्या करेंगे भैया, फिर डिजाइन करेंगे, तब जाकर के हम कोडिंग करेंगे। मतलब ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एज अ रिजल्ट, और इसी कारण से द सॉफ्टवेयर बिकम्स मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट, मेंटेनेबल एंड यूजर फ्रेंडली। और इसीलिए आपका जो सॉफ्टवेयर बनता है, ये सॉफ्टवेयर आपका स्टूडेंट इफेक्टिव बनता है, एफिशिएंट बनता है, जिसको मेंटेन किया जा सकता है, और यूजर फ्रेंडली बनता है। तो आपका सॉफ्टवेयर इफेक्टिव बनता है। इन सभी कारणों, है ना, इन सभी कारणों के लिए हमें स्टूडेंट आवश्यकता पड़ती है किसकी, सॉफ्टवेयर की।
अब देखिए, यदि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल की, यदि हम लोग पीवाईक्यू रेलेवेंस की बात करें, सर बग और एरर में डिफरेंस है? नहीं, देखिए जनरली स्टूडेंट जो बग है या जो एरर है, ये दोनों को यूज किया जाता है एज अ साइनोनिम। बग एंड एरर दोनों बिल्कुल सेम चीज है ना, बग एंड एरर दोनों बिल्कुल सेम चीज है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा डीप डाइव करके समझे तो देखिए डिफरेंस यहां पे क्या है कि जो आपका एरर है, जो आपका एरर है, ये आपका अर्ली फेज में, यानी कि जब आपका सॉफ्टवेयर बेसिकली डेवलप हो रहा है, उस समय यदि किसी प्रकार का हमारे पास एरर आता है तो हम उसको एरर बोलते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, उस समय उसके बाद यदि किसी प्रकार का कोई समस्या आ रहा है तो जनरली हम उसको बग बोलते हैं कि भैया सॉफ्टवेयर में बग है, सॉफ्टवेयर में बग है। अदरवाइज बग एंड एरर दोनों बिल्कुल साइनोनिम है, आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। आप शुरू में भी बग बोल सकते हैं, बाद में भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ गया गायत्री? ठीक है, चलिए। तो देखिए परीक्षा में आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए? परीक्षा में स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन जो है इस टाइप का पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता क्यों है, नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या आपसे स्टूडेंट नीड के जगह पे इंपॉर्टेंस भी पूछा जा सकता है ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अभी तक हम लोगों ने स्टूडेंट ये जो पहला टॉपिक पढ़ा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या आवश्यकता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? तो सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इंजीनियरिंग होता है कि जो भी हमारे पास साइंटिफिक अप्रोच है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको अप्लाई करना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? ये है एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस जिसमें हम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर को, है ना, एक साइंटिफिक अप्रोच का यूज करके, एक जनरलाइज्ड अप्रोच का यूज करके। और वो जो जनरलाइज्ड अप्रोच है वो हमने यहां पे आपको बताया। तो अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों हमें पड़ी, हम क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करें, व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि सर जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, प्रोजेक्ट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको रिड्यूस करता है, सॉफ्टवेयर के कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, टाइम को मिनिमाइज करता है, बिग प्रोजेक्ट को हम इजिली हैंडल कर सकते हैं, इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, रिलायबल सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करके देता है। बात समझ में आ गया? तो यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म करना है चैट सेक्शन में यस और नो। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? कुणाल, नैना, स्नेहा, गायत्री, सभी बच्चों को समझ में आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या आवश्यकता है? अब हमें स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, अब हमें अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर, है ना। यदि हम बात करें एक गुड सॉफ्टवेयर की तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, है ना, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे SDLC मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द होल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हर बार एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। चलिए, वेरी गुड, सभी को समझ में आ चुका है, वेरी गुड आकांक्षा। तो जितने भी बच्चों ने कोर्स में इनरोलमेंट नहीं लिया है सभी बच्चे शीघ्र अतिशीघ्र इनरोल ले लेंगे। ये आपकी अंतिम जो है फ्री लाइव क्लास थी, इसके बाद बाकी सभी क्लासेस हमारे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे 6 सेमेस्टर के पेड लाइव क्लास फोल्डर में होगी। तो आप सभी बच्चों को लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।